राहुल गांधी की सदस्यता जाने के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने किया करारा हमला। कहा, सत्याग्रह के नाम पर अहंकार का दुराग्रह दिखा रही है कांग्रेस। देश और पिछड़े समाज के खिलाफ घृणा वाले राहुल के बयान को बताया अस्वीकार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अंगदान को बढ़ावा देने का किया आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में मार्मिक घटनाओं के जरिए श्रोताओं को अंगदान करने के लिए किया प्रेरित। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के महत्व को किया रेखांकित। मन की बात कार्यक्रम में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता का किया उल्लेख। महिलाओं को नए भारत के सपनों की बताया ऊर्जा। पीएम मोदी ने एक बार फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर डाला प्रकाश। गुजरात के सौराष्ट्र से तमिलनाडु में जा बसे लोगों का किया जिक्र। साथ ही वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती पर करीब 45 लाख लोगों से मिले निबंध का भी किया व्याख्यान। कोरोना के बढ़ते मामले और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 मार्च को सभी राज्यों की बुलाई बैठक। देश भर के कई अस्पतालों में दवाओं, बिस्तरों, ऑक्सीजन उपलब्धता के मद्देनजर 10 और 11 अप्रैल को किया जाएगा मॉक ड्रिल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और उपलब्धि की हासिल। श्रीहरिकोटा से वन वेब इंडिया 2 मिशन का किया सफल प्रक्षेपण। एक साथ लॉन्च किए 36 सैटेलाइट। इसरो प्रमुख ने हर संभव सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार स्वर्ण जीतने के इरादे से निखत जरीन आज खेलेंगी फाइनल। लवलीना बोरगोहेन भी स्वर्ण के इरादे से उतरेंगी फाइनल में। और वहीं विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता का आज होगा फैसला। मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में होने वाले खिताबी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रही है उसमें उसके अहंकार का दुराग्रह दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी स्वीकार्य है, लेकिन भारत और ओबीसी समाज के खिलाफ घृणा की बात स्वीकार्य नहीं हो सकती। जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। जितने भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए,
जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विषवमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उस पे राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है। भाजपा ने इस मामले में उन लोगों की चुप्पी को भी लताड़ा जो खुद को पिछड़ों का प्रतिनिधि बताते हैं। परिवार देखकर फैसला देने के एक कांग्रेस नेता के बयान पर भी भाजपा सांसद ने चुटकी ली। कहते हैं परिवार की पृष्ठभूमि देख के देना चाहिए, तो मैं विनम्रता के साथ स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप ही के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हुई थी चुनाव में धांधली के आरोप में। यह आपकी परंपरा है, पृष्ठभूमि है। और उन्होंने अपने को उसके बावजूद इंडिया इज इंदिरा कहा था। श्री राजीव गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो बोफोर्स में भ्रष्टाचार के आरोप में आए थे, और उन्होंने उसके बाद यह भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, यानी हजारों सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई किया था। आपकी माता जी के छत्र छाया में चल रही सरकार में महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे हे राम के राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो मान्यवर, किस पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑर्गन डोनेशन में देशवासियों से ज्यादा संख्या में आगे आने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद हैं जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेशन करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की सबसे कम उम्र की अंगदान करने वाली बिटिया के माता पिता से भी बात की। देश में अंगदान को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है। आज मन की बात के अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्गन डोनेशन को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान करने से 8 से 9 लोगों को नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने देश की सबसे कम उम्र की अंगदान करने वाली बिटिया आबाबत की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाई और उसके माता पिता से भी बात की। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले सुखबीर सिंह संधू और सुप्रीत कौर को बहुत मन्नतों के बाद एक प्यारी गुड़िया सी बिटिया हुई थी, जिसका परिवार ने नाम रखा आबाबत कौर। आबाबत का अर्थ दूसरों का कष्ट दूर करने वाला होता है। आबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वह दुनिया छोड़कर चली गई। माता पिता की मानो दुनिया ही उजड़ गई हो, लेकिन आबाबत के माता पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके कारण उनकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई। शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जो कोई बिछड़ जाता है, चला जाता है, तो उसका शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके ऑर्गन किसी के काम आ जाए तो ये भले का ही काम है। और उस समय में और गर्व महसूस हुआ जब डॉक्टर्स ने ये बताया हमें कि आपकी बेटी इंडिया की यंगेस्ट डोनर बनी है जिसके ऑर्गन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुए। तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि जो नाम हम अपने पेरेंट्स का इस उम्र तक नहीं कर पाए, एक छोटा सा बच्चा आके इतने दिनों में हमारा नाम ऊंचा कर गया। और इससे और बड़ी बात है कि आज आपसे बात हो रही है इस विषय पे, हम प्राउड फील कर रहे हैं। सुखबीर जी,
आज आपकी बेटी का सिर्फ एक अंग जीवित है ऐसा नहीं है। आपकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है। अपने शरीर के अंश के जरिए वो आज भी उपस्थित है। इस नेक कार्य के लिए मैं आपकी, आपकी श्रीमती जी की, आपके परिवार की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंगदान के लिए सबसे बड़ा जज्बा यही होता है कि जाते जाते भी किसी का भला हो जाए, किसी का जीवन बच जाए। प्रधानमंत्री ने झारखंड की 63 वर्षीय स्नेहलता चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ईश्वर बनकर दूसरों की जिंदगी दी। स्नेहलता चौधरी ने अपना हार्ट, किडनी और लीवर दान करके गए, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान बचाई जा सकी और 2 लोगों को आंखें मिली। 39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी, इनके जैसे दानवीर हमें जीवन का महत्व समझाकर जाते हैं। हमारे देश में आज बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद है जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। इस दिशा में राज्यों की डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है। यानी अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और समाज के उत्थान के विभिन्न विषयों को उठाते हैं। अंगदान ऐसा ही एक अहम विषय है जिसके प्रति जागरूकता की बहुत जरूरत है। जनता के बीच से ही नायकों का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। मन की बात कार्यक्रम में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता का उल्लेख करते हुए महिलाओं को नए भारत के सपनों की ऊर्जा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने सिनेमा की दुनिया से लेकर विज्ञान के क्षेत्र तक महिलाओं की उपलब्धियों का जिक्र कर महिलाओं की शक्ति, उनके सामर्थ्य और योगदान की ओर ध्यान दिलाया। ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस, उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए एक और उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहंती जी ने भी हासिल की है। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का विशेष अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक के क्षेत्र से लेकर खेल के मैदान तक महिलाओं की बढ़ती सहभागिता का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों ने जीत दर्ज कर एक नया इतिहास रचा है। वहीं नागालैंड में 2 महिला विधायकों की जीत नारी शक्ति का परिणाम है। इस वर्ष की शुरुआत में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप
जीतकर नया इतिहास रचा। अगर आप राजनीति की ओर देखेंगे तो एक नई शुरुआत नागालैंड में हुई है। नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची है। इनमें से एक को नागालैंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। यानी राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली है। पीएम मोदी ने तुर्की में आए भूकंप पर महिला जाबाजों के बचाव अभियान की जमकर प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि देश की बेटियों के साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। तीनों सेनाओं में बेटियों के शौर्य का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति की ये ऊर्जा विकसित भारत की प्राणवायु है। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई थी। ये सभी एनडीआरएफ के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। भारत ने यूएन मिशन के तहत शांति सेना में वुमेन ओनली प्लेटून की भी तैनाती की है। आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं, चाहे घर हो या बाहर। आज महिलाएं हर जगह केंद्रीय भूमिका में नजर आ रही हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महिलाओं को नए भारत के सपनों की ऊर्जा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के 99वें संस्करण में देशवासियों के साथ अपने विचार जब साझा किए तो एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने गुजरात के सौराष्ट्र से तमिलनाडु में जा बसे लोगों का जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी ने वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती पर करीब 45 लाख लोगों से मिले निबंध का भी व्याख्यान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 99वीं कड़ी में एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, देश में समय के साथ स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनेक परंपराएं विकसित होती हैं। यही परंपराएं संस्कृति का सामर्थ्य बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति देती हैं। पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले काशी तमिल संगमम के दौरान काशी और तमिल क्षेत्र के बीच सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत तमिलनाडु और सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन होने जा रहा है। 17 से 30 अप्रैल तक आयोजित सौराष्ट्र तमिल संगमम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। सदियों पहले सौराष्ट्र के अनेकों लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, सामाजिक संस्कारों में आज भी कुछ कुछ सौराष्ट्र की झलक मिल जाती है। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिलनाडु से बहुत से लोगों ने सराहना भरे पत्र लिखे हैं। मदुरई में रहने वाले जयचंद्रन जी ने एक बड़ी ही भावुक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि 1000 साल के बाद पहली बार किसी ने सौराष्ट्र तमिल के रिश्तों के बारे में सोचा है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु आकर के बसे हुए लोगों को पूछा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती पर करीब 45 लाख लोगों ने निबंध लिखकर अपनी भावना का व्याख्यान किया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। हम वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती मना रहे हैं। वीर लासित बोरफुकन ने अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथों से गुवाहाटी को आजाद करवाया था। आज देश इस महान योद्धा के अदम्य साहस से परिचित हो रहा है। कुछ दिन पहले लासित बोरफुकन के जीवन पर आधारित निबंध लेखन का एक अभियान चलाया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए करीब 45 लाख लोगों ने निबंध भेजे।
आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अब यह एक गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है, और जो ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि वीर लासित बोरफुकन पर ये जो निबंध लिखे गए हैं, उसमें करीब करीब 23 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और लोगों ने भेजा है। इनमें असमिया भाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, संथाली जैसी भाषाओं में लोगों ने निबंध भेजे हैं। मैं इस प्रयास का हिस्सा बने सभी लोगों की हृदय से प्रशंसा करता हूं। गौरतलब है कि सदियों से हमारे देश में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसते रहे हैं। इसी संदर्भ में पीएम ने गुजरात के सौराष्ट्र से तमिलनाडु में जा बसे लोगों का जिक्र कर एक बार फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को रेखांकित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कितनी बार समझाया बच्चा पार्टी, हाथ धोकर करो अपनी पार्टी। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। केंद्र सरकार देश में कोरोना और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 मार्च को राज्यों की बैठक बुलाई है। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से शनिवार को परामर्श जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि लोग भीड़भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने समेत कोरोना संबंधी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। वहीं देश भर के अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य दवाओं, अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन उपलब्धता की समीक्षा करना है। देश में कोरोना के मामलों में हर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जिन राज्यों में देखने को मिल रहे हैं उनमें केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। केरल में कुल मामलों के 26.4%, महाराष्ट्र में 21.7%, गुजरात में 13.9%, कर्नाटक में 8.6% और तमिलनाडु में 6.3% केस मिल रहे हैं। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट इस समय 1.56% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.29% है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 9,433 तक पहुंच गई है। एक्टिव मामलों की दर फिलहाल 0.02% है। हालांकि अस्पतालों में अभी भर्ती और मृत्यु के ज्यादा मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह भारत में बेहतर टीकाकरण को बताया जा रहा है। देश में अब तक कोविड से बचाव के 220 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 9 बजे LVM-3 M3 OneWeb India 2 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण में 36 उपग्रहों का सेट प्रक्षेपित किया गया है। ब्रिटेन के OneWeb ग्रुप के लिए यह दूसरा मिशन है। OneWeb ग्रुप ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अब कुल 72 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में प्रक्षेपित कर दिया है। इससे पहले 36 उपग्रहों का पहला सेट पिछले वर्ष 23 अक्टूबर को प्रक्षेपित किया गया था। LVM-3 की ये छठी उड़ान है। इससे पहले ये रॉकेट 5 मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर चुका है। इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने इस सफल प्रक्षेपण पर अपनी टीम को बधाई दी। Congratulations to NSIL and ISRO and OneWeb for the successful launch of LVM-3 M3 OneWeb India 2 mission.
As we know today, the first 16 satellites of the series are already placed in the right orbit, and now it has gone. और इस वक्त हम आपको सीधे कर्नाटक के रायचूर लिए चलते हैं। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। राजा अमरेश्वर जी, डॉक्टर एस शिवराज पाटिल विधायक जी, श्री मनप्पा डी वल्लभ जी, श्री कोल्ला शेषगिरी राव जी, और आज इस रायचूर की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं श्री मार्कंडेश्वर मंदिर, सिद्धरामेश्वर मंदिर और कोप्पू नरसिम्हा मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये रायचूर मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। अनेक प्रसिद्ध मंदिर ये रायचूर के अंदर है। ये सभी प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज रायचूर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार ने 4,500 करोड़ 4500 करोड़ रुपए के काम का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ये सारे काम अकेले रायपुर जिले के हैं। यहां पर जेजेएम के तहत 14 से गांव और 7 शहरों के पेयजल की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ढेर सारे कृष्ण भाग्य जल निगम के काम है, पीडब्ल्यूडी के 105 काम है, कर्नाटक सड़क विकास एजेंसी के 19 काम है। कुल मिलाकर 236 काम और 5,000 करोड़ रुपए के काम आज दिए हैं। हमारे सांसद और विधायक के लिए जोर से ताली बजाकर आप इसका स्वागत करिए। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को बताने आया हूं, आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अच्छी सरकार दे सकती है? मानते हैं क्या? मित्रों, कांग्रेस ने जहां जहां सरकारें बनाई वहां घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार का काम करा है। एक कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को अपना एटीएम समझती है। एटीएम कार्ड डालो, पैसा निकालो और दिल्ली भेजो। कर्नाटक का भला अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आज रायपुर की जनता को कहने आया हूं, गत चुनाव में आपने 104 सीटें देकर येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। मगर ये कांग्रेस और जेडीएस इकट्ठा हो गए। सबसे कम सीटें जेडीएस को मिली। 30-35 सीटों में कुमारस्वामी कांग्रेस की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बन गए। एक गलती को रिपीट नहीं करना है। इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम कर्नाटक की जनता ने करना है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें स्थान की इकोनॉमी से बढ़कर
5वें स्थान की इकोनॉमी बन गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाले देशों में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए। स्टार्टअप की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। रिन्यूएबल एनर्जी में चौथे नंबर पर पहुंच गए। और मोदी जी ने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का तय किया है। रायचूर वालों, मुझे बताओ, कांग्रेस देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? कांग्रेस का शासन था, हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जाते थे। सरकार कुछ नहीं बोलती थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में उरी और पुलवामा का बदला मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर लिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। भाइयों बहनों, इस देश को समृद्ध बनाना है तो केवल और केवल मोदी जी बना सकते हैं। इस देश को सुरक्षित बनाना है तो केवल और केवल मोदी जी बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। 13 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर भेजा। 10 करोड़ घरों में शौचालय, टॉयलेट बनाया। हर घर के अंदर बिजली पहुंचाई। गरीब के घर के अंदर 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से फ्री कर दिया। रायचूर वालों, मुझे बताओ, कोरोना के दोनों वैक्सीन लग गए हैं ना? कोरोना का वैक्सीन किस किस को लगा है? हाथ ऊपर करो तो जरा। सबको लगा है ना? एक पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना से सुरक्षित बनाकर भारत को सुरक्षित बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति मास 5 किलो अनाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं और एक कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर सकती। मोदी जी ने ऊपरी भद्रा योजना को 5300 करोड़ रुपया दिया। ऊपरी कृष्णा योजना को 5000 करोड़ दिया। महादायी मुद्दे का समाधान किया और ढेर सारे काम आज यहां पर भी कर रहे हैं। मैं आज बताने आया हूं, अभी अभी बसवराज बोम्मई की सरकार ने इस राज्य के अंदर माइनॉरिटी के लिए 4% का रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन, उन्होंने हटाकर 2% वोकलिगा को दिया और 2% रिजर्वेशन उन्होंने लिंगायत को देकर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ एससी लेफ्ट के लिए 6%, एससी राइट के लिए 5.5%, लंबानी, बोवी, कोरचा, कोरमा के लिए 4.5% और एससी के अन्य लोगों के लिए 1% कर सबको न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये कर्नाटक के इस हिस्से को कांग्रेस हैदराबाद कर्नाटक कहती थी। क्यों? क्योंकि यहां निजाम का राज था एक जमाने में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे येदुरप्पा जी ने
इसको हैदराबाद कर्नाटक से बदलकर कल्याण कर्नाटक का नाम देकर सम्मान करने का काम। इस बजट में कल्याण कर्नाटक के कल्याण के लिए 5,000 करोड़ रुपया हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। मित्रों, ढेर सारे काम रायचूर जिले के लिए भी आज ही यहां पर हुए हैं। इसके अलावे रायपुर जिले में लगभग गंगा कल्याण योजना के सिंचाई सुविधाओं से 1115 करोड़ रुपया दिया। रायचूर के 2 अन्य जिलों में 3 लाख से अधिक किसानों को लेफ्ट बैंक नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर योजना से सिंचाई मिलेगी। रायपुर की रेलवे लाइन की स्थापना फंड शेयरिंग 50-50% से गिनीगेरा रायचूर रेलवे लाइन की स्थापना की। 12,500 करोड़ से 325 किलोमीटर लंबे बेलगावी हांगड़ रायचूर एक्सप्रेसवे को शुरू किया। इसके साथ रायचूर जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण चालू कर दिया गया है। रायपुर में अब एयरपोर्ट भी बन जाएगा। 2021 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। रायपुर में IIIT की स्थापना की और मोदी जी ने झींगे के निर्यात शुल्क में कमी लाकर झींगा पालन करने वाले किसानों को भी ढेर सारा फायदा पहुंचाया है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर सकती। राहुल जी के नेतृत्व में सब जगह कांग्रेस सरकार समाप्त होने को आई है। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट में 3 इलेक्शन हुए। तीनों इलेक्शन में कांग्रेस को एक भी राज्य में 5 से ज्यादा सीटें नहीं आई, जबकि तीनों 3 जगह एनडीए की सरकार बन गई है। मित्रों, एनडीए की सरकार बन गई है। ये देश का ट्रेंड है। देश मोदी जी के साथ आगे जाना चाहता है। मैं रायपुर के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाने आया हूं। रायपुर की सभी सीटों पर कमल खिलाइए। रायपुर जिले का सर्वांगीण विकास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताइए, रायपुर की सभी सीटों पर भाजपा को जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, हाथ उठाकर जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? यहां पर पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार कर्नाटक में बनाएंगे। जोर से बोलिए, बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अपनी अमृतवाणी से माननीय श्री अमित शाह जी ने। तो अभी आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे कर्नाटक के रायचूर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कई विकास कार्यों का वहां पर शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब उत्थान के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वो घपले करती हैं और यही कारण है कि उत्तर पूर्व में अभी जब चुनाव हुए तो वहां पर जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक को एटीएम समझती है, इसलिए उन्होंने कर्नाटक के लोगों से अपील की है कि वो एक बार फिर वहां पर बीजेपी की सरकार बनाए और कुछ ही महीनों में कर्नाटक में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव वहां पर होने हैं, इसलिए कर्नाटक में राजनीतिक पारा भी गर्म है। और साथ ही साथ विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर कांग्रेस पर भी जमकर हमले किए। आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं।
दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के बीच आज से इंडिगो की नॉन स्टॉप फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विमान सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। रविवार को दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के बीच इंडिगो की नॉन स्टॉप फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने जहां दिल्ली के राजीव गांधी भवन से, तो वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली इंडिगो एयरलाइन दिल्ली धर्मशाला दिल्ली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश में हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया और कहा कि बहुत कम समय में ये संख्या 74 से बढ़कर 140 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि धर्मशाला हवाई अड्डा 5 जिलों को आसानी से जोड़ता है और राज्य की आधी आबादी को सीधे लाभान्वित करता है। उड़ान योजना आने के बाद सही मायने में पंख भी लगा हवाई यात्रा के लिए। हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठा और आज देश के कोने कोने में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जा रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी सिविल एविएशन की मार्केट बनी है, जिसके लिए मैं आपको और आदरणीय मोदी जी को और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 7-8 वर्षों में आदरणीय मोदी जी की सरकार में इस विभाग ने मात्र 70 एयरपोर्ट से 72 एयरपोर्ट से 140 से ज्यादा एयरपोर्ट करने का काम किया है। आदरणीय सिंधिया जी, ये संभव नहीं था लेकिन ये हो पाया है, तो उसके लिए भी आदरणीय मोदी जी को और आपको और आपके सारे विभाग को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये छोटी बात नहीं, जो 60 साल में नहीं हो पाया था वो 8 साल में करने का काम किया है। कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कनेक्टिविटी के माध्यम से ही किसी क्षेत्र का विकास होता है। सरकार का लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर विशेष जोर है। आज विश्व में सबसे महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी, और आज के इस विमान सेवा के आधार पर दिल्ली और धर्मशाला के बीच में केवल कनेक्टिविटी नहीं, ये पूरे भारत और धर्मशाला के बीच में, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व और धर्मशाला के बीच में कनेक्टिविटी की शुरुआत आज हो गई। कनेक्टिविटी के आधार पे ही किसी क्षेत्र का विकास और प्रगति हो सकता है, और प्रधानमंत्री जी की ये सोच और विचारधारा है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी और रीजनल कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी हमको लानी होगी। नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को इस विमान सेवा से काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि धर्मशाला के विस्तारीकरण के लिए कार्य शुरू कर रहे हैं। हिमाचल के पश्चिमोत्तर जिले जितने भी हैं उन सबको कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी यहीं से होती है, चाहे चंबा हो चाहे हमीरपुर हो, सब इधर से ही लोग भाग जाते हैं। तो इसलिए इस हवाई अड्डे की महत्व बहुत है और हमें आशा है कि आगे आने वाले दिनों में, अब 30 फ्लाइट है, इंडिगो उसमें और बढ़ोतरी कर रहा है, इनको मिलाकर इस हवाई अड्डे के लिए और यातायात आएगा, जिससे कि हिमाचल के लोगों को बहुत फायदा होगा। इंडिगो के 78वें घरेलू और 104वें समग्र गंतव्य के उद्घाटन के साथ ही ये नया मार्ग न केवल इन दोनों शहरों के बीच संपर्क बढ़ाएगा, बल्कि भारत के अन्य राज्यों से भी ज्यादा पर्यटकों को देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लाएगा। इस रूट पर इंडिगो की उड़ान रोजाना संचालित होगी। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत चिनाब नदी पर बने पुल पर ट्रॉली ट्रायल रन का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्व के इस सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। पुल पर बिछाई गई पटरी पर ट्रॉली ट्रायल सफलतापूर्वक हुआ। इससे पहले रेल मंत्री ने पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स के प्रति सम्मान जताते हुए इस पुल को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया। उन्होंने इस परियोजना में नई जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। रेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने इस परियोजना के लिए अभूतपूर्व बजट उपलब्ध कराया है। आज चिनाब का ये ब्रिज
और उधमपुर श्रीनगर बारामूला की ये जो लाइन, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टनल्स, बड़े बड़े ब्रिज सब आए हैं, ये प्रोजेक्ट भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इंजीनियरिंग का एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज है ये ब्रिज और ये टनल्स। इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये साइज्मिक एक्टिविटी का एक हाईली साइज्मिक प्रोन एरिया है। इसकी फाउंडेशन जो बनानी होती है, उस फाउंडेशन में बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है। आप ब्रिज की जो इस तरफ वाली फाउंडेशन देख रहे हैं, ये फाउंडेशन अपने आप में आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इस ब्रिज में करीब 28,000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। स्ट्रेंथ देने के लिए और विशेषकर सेismic एक्टिविटीज से स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें एक बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी के डेविडेक बार्स का उपयोग हुआ है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के उच्चायुक्त को कल तलब कर कनाडा में भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास पर इस सप्ताह अलगाववादियों और चरमपंथी तत्वों की कार्रवाई को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। सरकार ने जवाब मांगा है कि पुलिस की उपस्थिति के बावजूद ऐसे तत्वों को राजनयिक मिशन और वाणिज्यिक दूतावास की सुरक्षा भंग करने की अनुमति कैसे दी गई। इस संबंध में उच्चायुक्त को बताया गया कि कनाडा सरकार को वियना संधि के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करना जरूरी है। उच्चायुक्त से कहा गया है कि इसमें शामिल जिन लोगों की शिनाख्त पहले ही हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करें। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये आशा की जाती है कि कनाडा सरकार राजनयिकों और मिशन के परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी ताकि राजनयिक अपने कार्य कर सकें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चल रहे विकास के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने इन पहलों के जल्द कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने एक रिसाइकल्ड वेस्ट पीईटी बोतलें और एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम भेंट किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस तरह के 500 कुकिंग सिस्टम श्रीलंका को तोहफे के रूप में दे रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक दावे को गलत बताया है। इस वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार फ्री मोबाइल रिचार्ज स्कीम के तहत सब यूजर्स को 28 दिन के लिए 239 रुपये का मुफ्त रिचार्ज उपलब्ध करा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट के जरिए इस दावे को झूठ बताया है। ट्वीट में लिखा गया है कि भारत सरकार की तरफ से इस तरह की कोई स्कीम घोषित नहीं की गई है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीत चुके भारतीय दल को आज 2 और स्वर्ण पदक की उम्मीद होगी। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन और ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन आज अपना अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगे। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज 2 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन और ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन आज अपना अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगी। निखत जरीन 50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल मुकाबला खेलेंगी। फाइनल में निखत का सामना 2 बार की एशियाई चैंपियन एनगुएन थी ताम से होगा। प्रतियोगिता में अब तक उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। सेमीफाइनल में निखत ने रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता कोलंबिया की इंग्रिड वालेंसिया को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी थी। निखत की कोशिश लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने की होगी। विश्व चैंपियनशिप में निखत का ये लगातार दूसरा फाइनल है। पिछली बार वो फाइनल में जीत हासिल करके पहली बार विश्व चैंपियन बनी थी। इस बार प्रतियोगिता में उनका अब तक का सफर शानदार रहा है। फाइनल तक उन्होंने 5 मैच खेले हैं और सभी में उन्हें आसान जीत हासिल हुई है। निखत के बारे में माना जाता है कि जब उनके सामने मजबूत मुक्केबाज होता है तब उनका प्रदर्शन और बेहतरीन हो जाता है। ऐसे में खेल प्रेमी उनसे एक और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं।
दूसरी तरफ एक अन्य फाइनल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। लवलीना के सामने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की केटलीन पार्कर की चुनौती होगी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन विश्व चैंपियनशिप में पहले भी 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी थी। उन्होंने सेमीफाइनल में ली कियान को शिकस्त दी। हालांकि उन्हें जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पहला राउंड अपने पक्ष में करने के बाद वो दूसरे राउंड में हार गई। हालांकि तीसरे राउंड में उन्होंने जोरदार वापसी की और मैच को अपने नाम किया। लवलीना ने अपने करियर की शुरुआत में जिन हालातों में मुक्केबाजी की है, उसने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया है। असम के गोलाघाट जिले में जन्मी लवलीना अपनी बड़ी बहनों को किक बॉक्सिंग में देखकर बॉक्सिंग के मैदान में आई। प्रतियोगिता में अब तक 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी लवलीना इस बार अपने पदक का रंग बदलने के इरादे से उतरी थी। फाइनल में पहुंचकर उन्होंने अपने पदक का रंग बदल दिया है। हालांकि वो स्वर्ण जीत पाएंगी या रजत, इसका पता तो आज शाम को ही चल पाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का फाइनल मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई और दिल्ली दोनों ने ही ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में फाइनल मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद है। विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के लिए दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस तैयार हैं। दोनों टीमों का लीग मैचों में प्रदर्शन शानदार रहा है और दिल्ली ने तो इस कड़ी में खुद को एक कदम आगे रखते हुए शानदार तरीके से खुद को फाइनल में पहुंचाया है। दिल्ली की कप्तान मैग लेनिंग पहले WPL का खिताब जीतकर अपने नाम पर एक और ट्रॉफी जीत दर्ज करना चाहेंगी। उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में रिकॉर्ड 5वीं बार T20 विश्व कप का खिताब भी जीता था। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने अब तक WPL में सबसे ज्यादा 310 रन बनाए हैं। दिल्ली की तरफ से मार्जान कैप और एलिस कैप्सी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई की तरफ से अभी तक सीवर ब्रंट ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 272 रन बनाने के अलावा 10 विकेट भी लिए हैं। मुंबई के पास हेली मैथ्यूज के रूप में एक और उपयोगी ऑलराउंडर है, जिन्होंने अभी तक 258 रन बनाने के अलावा 13 विकेट भी चटकाए हैं। लेकिन हाँ, अगर मुंबई को फाइनल में बड़ा स्कोर करना है तो हरमनप्रीत को एक अच्छी पारी खेलनी होगी। कुल मिलाकर साफ है कि ये मुकाबला कहीं न कहीं नर्व्स पर कंट्रोल करने का भी रहेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ऐसे में अनुभव सबसे अहम रोल अदा करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी स्विस ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में पहुंच गई। सात्विक चिराग ने सेमीफाइनल में मलेशिया के ओंग यू सिन और तियो ई यी की जोड़ी को हराने में सफलता पाई। भारतीय जोड़ी ने 3 गेम तक चले मुकाबले में विश्व की नंबर 8 मलेशियाई जोड़ी को 21-19, 17-21, 21-17 से अपने नाम करके फाइनल में स्थान बनाया। फाइनल में चिराग और सात्विक का सामना चीन की जोड़ी से होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।